हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उससे पहले जो है हमने आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात किया था। उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है उसके कई सारे फॉर्मूले आए थे। एक और नया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास आ सकता है और वो ये है कि यहां पर जो हम डेरिवेशन किए थे, तो ये मान लीजिए कि एक चैम्बर है और यहां से रेडिएशंस हम दे रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर इसको हम निगेटिव पोटेंशियल यानी वी नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का आना जो है वो क्या हो जाएगा, फर्दर बंद हो जाएगा। यानी कम से कम हमने इतना निगेटिव पोटेंशियल दे दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का यहां से आना क्या हो गया, बंद हो गया। तो यहां पर जो है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस ई वी नॉट, है ना। यहां पर क्योंकि यहां पर पोटेंशियल कितना है, वी नॉट है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस वी नॉट होगी। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स अब यहां से यहां नहीं जा पा रहे हैं, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई होगी, जीरो। इसी वजह से यहां से यहां तक नहीं जा पा रहे। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी दोनों मिलकर हमारी क्या हो गई, ये जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, माइनस ईवी नॉट। इसको इधर ले आइए, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईवी नॉट। यानी हमारा एक और फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का आ गया, ई वी नॉट। यानी वी नॉट यहां पर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा आप उसको यहां पर पुट कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी रख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आंसर देना हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जैसे मान लीजिए कि -6 वोल्ट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली कितना हो जाएगा, E इंटू 6 वोल्ट, क्योंकि हम यहां पर क्या रख रहे हैं, मैग्नीट्यूड रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, E इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट, बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना होगा तो आप, बताया था मैंने आपको कि 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर जो भी हमारा काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन था, या जो भी हमने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन लिए थे, तो उसमें एक नया एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, जुड़ गया यहां पर। अगर हम ग्राफ की यहां पर बात करें तो आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें, तो यहां पर देखिए ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को यहां पर हम F ले रहे हैं, बहुत जगह V भी लिया जाता है। तो यहां पर देखिए आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो क्या हो जाएगा, H V माइनस फाइ नॉट, वर्क फंक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू H, सॉरी यहां पर F हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो F लेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा HF माइनस HF नॉट। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह, चूंकि हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन लेना है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EV नॉट। तो EV नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, HF माइनस HF नॉट। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाई ई एफ माइनस H बाई ई एफ नॉट। ये E जाके दोनों साइड क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहां पर देखिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, Y, हम Y पर ले रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी कहां पे ले रहे हैं, X, तो ये क्या हो जाएगा, mx माइनस C। अब यहां पर देखिए
ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है और यहां पर क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। इस वाले पार्ट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वर्क फंक्शन, एच एफ नॉट को वर्क फंक्शन बाई इलेक्ट्रॉन, ये वर्क फंक्शन और ये ई। तो यहां पर देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये ग्राफ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और निगेटिव सी पर क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। तो ग्राफ मेरा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और यानी ग्राफ हमारा ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये वाले इंटरसेप्शन जो है देखिए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी, और सी की वैल्यू कितनी है, फाई नॉट बाई ई, यानी ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, फाई नॉट बाई ई। ये हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यहां पर देखिए m जो है वो m क्या होता है, स्लोप, स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ द ग्राफ। m का वैल्यू यानी ये क्या हो जाएगा, स्लोप, और स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, m, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बाई ई। यानी देखिए अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया होगा तो ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, फाई नॉट बाई ई के बराबर होगा। तो इस इंटरसेप्ट की अगर कोई वैल्यू, सपोज कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है और उस क्वेश्चन में आपको क्या किया जा रहा है, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा तो ये वाला जो इंटरसेप्ट है वो फाई नॉट बाई ई के बराबर होगा। तो जो भी वैल्यू यहां होगी उसको क्या करिएगा, फाई नॉट बाई ई के बराबर कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए एक्स दिया हुआ है तो वर्क फंक्शन हमारा यहां से निकल सकता है, क्यों, क्योंकि हम ई को क्या करेंगे, वहां से जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर जो स्लोप है वो क्या है, एच बाई ई के। यही चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ था, तो ये वाई पे चला जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा। तो ऐसा ग्राफ बना था मेरा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ग्राफ और फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो ये ऐसा बना था। तो ये यहां पर इंटरसेप्ट जो है वो कितने के बराबर था, वर्क फंक्शन के बराबर था। देखिए ये सी का वैल्यू होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा तो ये इंटरसेप्ट जो है वो फाई नॉट के बराबर होगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा तो ये इंटरसेप्ट जो है क्या हो जाएगा, फाई नॉट बाई ई के बराबर होगा। ठीक है, और स्लोप यहां पर कितना स्लोप है, एम है, यहां पर स्लोप कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू एच बाई ई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आ सकता है। दूसरा ग्राफ हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो ये प्रीवियसली हम बात किए हुए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस चीज पर डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। तो नेक्स्ट है हमारा ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी आई। तो देखिए इधर हम ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई, और इधर क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, देखिए ये मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो चूंकि आपको क्या पता है कि थ्रेशोल्ड, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन की इमिट होने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से या थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो थ्रेशोल्ड से कम की फ्रीक्वेंसी है तब तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा तो उस सिचुएशन में करंट हमारा कितना होगा, जीरो। तो इसलिए यहां से करंट शुरू होगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे करंट हमारा होगा ही नहीं, इसलिए ग्राफ में नहीं है। यहां के बाद करंट शुरू हुआ, और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है।
ये किस चीज पर डिपेंड करता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इस वजह से हमारा ग्राफ कैसा है? कांस्टेंट है, यानी न घट रहा है न बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, स्टिल हमारा करंट जो है वही है। इस थ्रेशोल्ड से पीछे हमारा करंट जो है 0 है, क्योंकि थ्रेशोल्ड से नीचे की फ्रीक्वेंसी देंगे तो करंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। stopping potential and intensity of the incident radiation. Graph between stopping potential and intensity of the incident radiation. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में अगर ग्राफ होगा तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V नॉट, और इधर हम लिख रहे हैं I, I मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट पैरेलल टू इंटेंसिटी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे फ्रीक्वेंसी के साथ उसका ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? हाइयर द फ्रीक्वेंसी, ये पहले भी बताए थे, मोर नेगेटिव द स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दैट्स वाई इंटेंसिटी के साथ हमारा ग्राफ कैसा है कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे, बस वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टिल रिमेन्स द सेम। तो तीन चीज हम लोग देखे हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमारा क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया था? लैम्डा इज इक्वल टू आया था h बाई पी, या लैम्डा इज इक्वल टू आया था h बाई एम वी, या लैम्डा इज इक्वल टू था h बाई रूट अंडर 2me। ई यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, आपको बता रहे हैं, वहां पे भी हम काइनेटिक एनर्जी बताए थे। उसके बाद हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m क्यूवी लिखे थे। और फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो, यही फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये यहां पर। उसके बाद हम लोग देखे थे टेम्परेचर के सेंस में लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 3m के टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t क्या है यहां पर? टेम्परेचर, m क्या है यहां पर? मास। इसी को चूंकि हम आपको बताए थे कि मास जो है पुट करना mu में किसी चीज का रहता है तो बड़ा मुश्किल है, तो मोलर मास के सेंस में हम क्या लिख सकते हैं? 25.6 अप्रोक्सीमेटली बाई रूट m, यानी मोलर मास इंटू रूट पी। तो इतने सारे फॉर्मूला थे हमारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। अब बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपका दिमाग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला पर क्लिक करना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला ये है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा पार्टिकल रहता तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते, बट इसी फॉर्मूला को क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है, तो इसी फॉर्मूले को हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू, सॉल्यूशन देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाई रूट भी होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12.27 बाई रूट 100 एंगस्ट्रॉम में आ गई। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12.27 रूट 100 का क्या हो जाएगा? 10
बराबर क्या हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, दैट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये फॉर्मूला अपना, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा पार्टिकल होता है तो सिंपल हमारा क्या होता है h/√2m³v, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसका चार्ज और वही पोटेंशियल डिफरेंस और मास। सपोज प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास और जो भी आइसोलेटेड वोल्टेज होगा उसको हम रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन have same kinetic energy, which of these particle has shortest wavelength, यानी इस तीनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो किसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी वाला हमको लगाना पड़ेगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए हर पार्टिकल्स के लिए H जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए लगाइए, अल्फा के लिए लगाइए, प्रोटॉन के लिए लगाइए, H इज सेम। 2 भी सभी में लेना पड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्वेश्चन में लिख रहा है कि तीनों के लिए सेम है, यानी यहां पर लैम्डा जो है इसके अकॉर्डिंग किस चीज पर डिपेंड करेगा, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m पर डिपेंड करेगा। अब जिस भी पार्टिकल्स की मास ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो हमको यहाँ पे शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, तो शॉर्टेस्ट का मतलब कि अगर जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो हमको बोल रहा है कि इस तीनों में सबसे ज्यादा जो है वो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी। तो सबसे ज्यादा मास खोजिए कि भैया सबसे ज्यादा मास इसमें किसकी है, उसकी सबसे कम होगी। तो मास के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -27 kg। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के 4 गुना। देखिए अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो हमेशा 2 ही होता है, यानी डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास जो होता है वो 4 mp होता है, यानी प्रोटॉन के मास के 4 गुना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन से हेवियर जो है वो कौन है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के 4 गुना कौन है, अल्फा पार्टिकल है। तो सबसे हेवियर कौन है, अल्फा पार्टिकल है। तो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल होगा तो सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल्स की वेवलेंथ जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। यही अगर क्वेश्चन लॉन्गेस्ट का दिया हुआ होता तो सबसे मिनिमम मास जिसका होता उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती। तो मिनिमम मास यहाँ पे किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन लाइट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस while yellow light does not. What will happens in case of violet and red light? यानी अगर एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल पर हम ग्रीन लाइट फॉल करा रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जा रहा है, जबकि येलो लाइट अगर हम डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है। What will happen in case of violet and red? वायलेट और रेड के केस में क्या होगा, तो आपको पता है कि विबग्योर यानी सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। विजिबल लाइट में बात हो रही है, तो विजिबल लाइट में मिनिमम वेवलेंथ, यानी इधर अगर हम जाएंगे तो वेवलेंथ जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो यहां पर बोल रहा है कि ये ग्रीन लाइट जो है यहां से अगर हम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट कर रहा है, लेकिन येलो लाइट अगर हम दे रहे हैं तो येलो लाइट्स पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट नहीं कर रहा है। तो देखिए लैम्डा जो है थ्रेशोल्ड लैम्डा, यानी लैम्डा जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है। देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, यानी लैम्डा आप जितने ज्यादा बढ़ाओगे, वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ग्रीन पर तो हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जा रही, लेकिन येलो जाएगा तो उससे ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगी, यानी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो येलो पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि येलो जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ कहां तक रहा होगा, ग्रीन तक मैक्सिमम वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के केस में हम मैक्सिमम लेते हैं और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो वेवलेंथ जो है ग्रीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम है, क्योंकि यहां पर तो इमिट हो रहा है लेकिन येलो पर इमिट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम रेड
रेड कलर को अगर रेड लाइट को अगर हम उसके ऊपर फॉल कराएंगे तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा क्योंकि वेवलेंथ और ज्यादा हो जा रही है। ग्रीन से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब रेड पर हमारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ क्योंकि ये तो येलो पे ही नहीं हो रहा है, तो उससे तो और ज्यादा वेवलेंथ बढ़ जा रही है। लेकिन अगर हम आएंगे किस पर, वायलेट पर, तो देखिए ग्रीन पर हो रही है और कम वेवलेंथ यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू से और कम वैल्यू हो गई, तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ कम रखेंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी। यानी हम जितना एनर्जी मिनिमम चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी जो है वायलेट लाइट प्रोड्यूस करेगी क्योंकि इसकी लैम्डा क्या होती है, कम होती। इसलिए वायलेट पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा लेकिन रेड पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम is 3.4 electron volt. Determine the de Broglie wavelength associated with it. तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम E लिख रहे हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको क्या कर दीजिए आप, जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल हो गया। अब यहाँ पर चूंकि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ और हमसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल के टर्म्स में डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, h बाई रूट अंडर 2me। यहाँ पर m किसका डालेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg। एनर्जी दी हुई है, h प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता ही होता है 6.63 इंटू 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड। यहां पर देखिए चूंकि सब आप एसआई यूनिट में पुट कर रहे हैं तो यहां पर अगर 3.4 डायरेक्टली अगर आप एनर्जी पुट कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए तब हमारा लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h 6.63 इंटू 10 पे पावर -34 बाई रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 इंटू m इंटू आप क्या पुट कर दीजिए, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -90। ये जो वैल्यू है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 99 पॉइंट कुछ आता है। तो हम 100 ले लेते हैं, आप ऐसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके आप ले सकते हैं। तो 100 ले लेते हैं, ये सारे टर्म्स जो मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10 पे पावर -34 बाई रूट अंडर 100 इंटू 31 और 19 कितना हो जाएगा 10 पे पावर -50। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10 पे पावर -34 बाई ये 100 जो पावर 2 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा रूट अंडर 10 पे पावर -48। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 पे पावर -34 बाई कितना आ जाएगा 10 पे पावर -24 आ जाएगा 48 का। इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा। तो 6.63 इंटू 10 पे पावर -10 मीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि एसआई यूनिट में था इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, मीटर में आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। देखिए यहां पर क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m⁴v। ठीक है, 2m⁴v। तो यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, दोनों का सेम है। v h तो सेम होगा ही और 2 भी सेम होगा यहां पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि लैम्डा अल्फा जो है यानी कि जिस रेशियो में, यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट अंडर m एंड q, इस दोनों चीज पर डिपेंड करेगा क्योंकि पोटेंशियल h एंड 2 आर कांस्टेंट। अब यहां पर लगाते देखिए अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है और जो मास होता है वो 4 mp होता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन के 4 गुना। प्रोटॉन जो है उसका जो चार्ज है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर,
और मास कितना हो जाएगा उसका mp। अब हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फा बाई अल्फा प्रोटॉन, तो 1 बाई इनवर्स में है तो बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर प्रोटॉन का ऊपर लिखना पड़ेगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई रूट अंडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा। रखिए यहां पर, तो यहां पर अगर हम रखेंगे तो लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा प्रोटॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन, रखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा mp और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो जाएगा e। उसके बाद इसको कितना रखिए 4mp और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो जाएगा 2e। ओके, तो आपका रूट mp से रूट mp कट जाएगा और e से e कट जाएगा, बच कितना गया यहां पर 1 बाई रूट अंडर 8, और 1 बाई रूट अंडर 8 को आप कितना लिख सकते हो 2√2, यानी 1/2√2 जो है हमारा आंसर होगा। आप लिख देते हैं 1/2√2। देखिए जिस भी चीज कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए, क्योंकि रेशियो में आप बराबर में लिख सकते हैं और बाकी चीजों पर डिपेंड करेगा। एक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नॉट विजिबल इन अ मूविंग फुटबॉल। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको कराया था, वहां पर मैंने आपको यह बताया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद अ वेव, यही डी ब्रॉगली ने कहा था। तो एक मूविंग फुटबॉल है, वेव के वो तो हमको स्ट्रेट जाती हुई दिखाई देती है, वो तो हमको वेव में दिखाई नहीं देती, ऐसा क्यों है? इस सॉल्यूशन का हम लोग जवाब देंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू डी ब्रॉगली के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा h बाई एम वी। h तो कांस्टेंट है, यानी अगर लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के और लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। तो यहां पर देखिए अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा हेवियर होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फुटबॉल एक हेवी पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इन सब के रिस्पेक्ट में। मूविंग मैन का भी हमारा भी जो है वेवलेंथ विजिबल नहीं होता क्योंकि हम भी हेवियर पार्टिकल। तो हेवियर पार्टिकल एक तो वेलोसिटी ज्यादा होगी फिर भी वेवलेंथ, वेलोसिटी जितने ज्यादा होगी उतने ज्यादा वेवलेंथ कम हो। तो मूविंग फुटबॉल का ड्यू टू देयर हेवियर मास एंड लार्जर वेलोसिटी देयर वेवलेंथ इज नॉट डिटेक्टेबल। उनका वेवलेंथ जो है इतना कम आता है कि वो डिटेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए मूविंग फुटबॉल का वेवलेंथ जो है वो विजिबल नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इस क्वेश्चन के इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।